Hello students, today we will read the lesson The Making of a Scientist, class 10 का लेसन है ये। और स्टूडेंट्स इस लेसन में हम रिचर्ड एब्राइट जो एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल लाइफ के बारे में, जो कोशिकाओं की लाइफ है, हमारी बॉडी की सेल है, उनके बारे में जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम रिचर्ड एब्राइट के बारे में जानते हैं कुछ। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द शिरले स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग प्लग अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। जो रिचर्ड एब्राइट थे उन्हें 2 अवार्ड मिले थे। तो जो फर्स्ट अवार्ड जो रिसीव्ड हुआ था उन्हें शिरले स्कॉलर अवार्ड एंड द सेकंड था उनका अवार्ड शेयरिंग प्लग अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र। बायो का मतलब होता है जीव और केमिस्ट्री का मतलब जैसे रसायन शास्त्र, मतलब जीव और रसायन शास्त्र के लिए। एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल को होता है एक अणु यानी कि परमाणु शास्त्र, और बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान के लिए। ये 2 अवार्ड मिले थे, ये याद रखने हैं, शिरले स्कॉलर अवार्ड और शेयरिंग प्लग अवार्ड। तो इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज। फैसिनेशन होता है आकर्षण, उनका जो बटरफ्लाई तितलियों के प्रति एक प्रकार का फैसिनेशन आकर्षण था। दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और उसी फैसिनेशन ने उनके लिए साइंस की का वर्ल्ड है, साइंस की दुनिया वो ओपन कर दी, मतलब खोल दी। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द मेन लेसन फ्रॉम हेयर। यहाँ से हम मेन लेसन स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, जो साल का एक पहले का मतलब जो स्काउट था, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उन्होंने जो साइंटिफिक दुनिया थी उसको एक्साइटेड कर दिया। विद ए न्यू थ्योरी ऑफ हाउ शैल वर्क, उन्होंने एक 22 ईयर्स के जो स्काउट थे, फॉर्मर ईयर पहले साल के, उन्होंने किससे साइंटिफिक जो वर्ल्ड है उसको एक्साइटेड कर दिया, उत्तेजित कर दिया। उन्होंने एक न्यू थ्योरी दी, एक नया सिद्धांत दिया ऑन हाउ सेल वर्क, के सेल कैसे काम करती हैं। रिचर्ड एच एब्राइट and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. मिस्टर जो रिचर्ड एच एब्राइट थे, ये साइंटिस्ट, एंड हिज कॉलेज रूममेट, और उनका एक कॉलेज का रूममेट था, रूममेट जो उसके रूम में रहता था, उसका फ्रेंड, एक्सप्लेन द थ्योरी, उन्होंने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया, सिद्धांत को एक्सप्लेन किया, इन एन आर्टिकल, एक ऐसे आर्टिकल्स के अंदर, यानी कि एक पत्रिका के अंदर, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि प्रोसीडिंग्स नेशनल एकेडमी और साइंस की थी, यानी कि फर्स्ट टाइम एक साइंस की जो आर्टिकल्स है पेपर के अंदर, साइंस की पत्रिका के अंदर, एक मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स की जो है थ्योरी फर्स्ट टाइम छपी थी उसमें। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल का मतलब यहाँ पत्रिका, ये पहली बार ही था ये फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, जो ये महत्वपूर्ण जो साइंटिफिक जर्नल था, जो प्रेसिडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इसके अंदर क्या था, हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या किया था, इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कॉलेज स्टूडेंट्स का वर्क था, काम था, फर्स्ट टाइम मतलब पब्लिश किया था, उसमें प्रकाशित किया था, इससे पहले कभी नहीं किया था। इन स्पोर्ट्स खेलों में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15, और ये एक प्रकार से
मतलब साइंटिफिक जो जर्नल पत्रिका उसके अंदर जो इनकी ये थ्योरी छपना एक प्रकार से इस प्रकार से दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग, एक बड़ी लीग मतलब बनाना एट द एज ऑफ 15 साल की, 15 साल की उम्र में एक मतलब एक स्पोर्ट्स इवेंट की एक लीग है उसमें मतलब खेलना, एंड हिटिंग ए होम रन, और एक होम रन जो हिट करना मारना, योर फर्स्ट टाइम एट बैट, जब आप पहली बार बैट लेते हो तो अपने बैट से होम रन जो है लगाना। ये बेसबॉल के अंदर होम रन लगाते हैं जैसे क्रिकेट में 4-6 लगाते हैं। फॉर रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रींग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। और रिचर्ड एब्राइट के लिए क्या था, इट वाज द फर्स्ट, पहली बार थी ने लॉन्ग स्ट्रिंग्स, एक प्रकार का लंबा जो स्ट्रिंग्स ऑफ अचीवमेंट्स उपलब्धियों का, इन साइंस एंड अदर फील्ड, साइंस में और दूसरे फील्ड्स में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई, और ये सब कब शुरू हुआ, बटरफ्लाई के साथ में। बटरफ्लाई होती तितलियाँ। एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया की है, नॉर्थ रीडिंग के अंदर ये ग्रू में बड़े हुए एब्राइट, और ये अकेले बच्चे थे, इकलौते बच्चे थे घर में। देर वाजंट मच आई कुड डू देयर ही शेड, और उसने कहा देर वाजंट मच आई कुड डू देयर, में वहाँ कुछ ज़्यादा करने के लिए मेरे पास नहीं था। ही सेड, उसने कहा आई सर्टेनली कुडंट, सर्टेनली मीन्स पक्के तौर पर, कुडंट में नहीं कर सकता था, प्ले फुटबॉल यानी कि फुटबॉल खेलना, और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ 1, इनके घर में जो है ओनली चाइल्ड था, अकेला बच्चा था, तो ये अकेला बच्चा ना तो बेसबॉल ना ही फुटबॉल वगैरह की टीम में बना के खेल सकता था, यानी कि इसका मतलब वो घर में अकेला था। बट देर वॉज वन थिंग, परंतु एक चीज़ थी, आई कुड डू, मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग यानी कि चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था मैं। सो ही डिड, और उसने ऐसा ही किया, एंड डिड ही एवर, और वो मतलब करते रहे। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन का मतलब जो शुरुआती बच्चों का, छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है वो बिगनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाई विद द सेम डिटर्मिनेशंस, यानी कि जब एब्राइट जो है किंडरगार्टन में थे, यानी कि प्राइमरी स्कूल से नीचे छोटे बच्चों के स्कूल में थे, उसी की शुरुआत से ही वो बटरफ्लाई कलेक्टेड करते थे विद द सेम डिटर्मिनेशंस, उसी दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, और जिसने उसकी सारी एक्टिविटीज़ को मार्क किया, यानी कि एक प्रकार से शो किया। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वो चट्टाने इकट्ठा करते, फॉसिल्स, फॉसिल्स होते जीवाश्म जो चट्टानों में मिलते हैं, एंड कॉइन्स वगैरह इकट्ठा करते। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, वो एक ईगर माने उत्सुक, एस्ट्रोनॉमर भी थे, खगोल शास्त्री, टू समटाइम स्टार गेजिंग ऑल राइट, और कई बार क्या करते, ऑल नाइट का मतलब पूरी रात स्टार गेजिंग, स्टारों को घूरते, गेजिंग माने होता घूरना, इनके ध्यान से सारी रात स्टार्स को देखते रहते। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, फ्रॉम द फर्स्ट, शुरुआत से ही है ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उसके अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी होता, मतलब उत्सुकता, मतलब आगे ले जाने वाली उत्सुकता थी, अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, और उनके अंदर एक चमकदार माइंड भी था, इनके तेज दिमाग भी था। ही आल्सो हैड ए मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसकी एक मदर भी थी, ही हैड ए मदर का मतलब मदर थी, हु एनकरेज, जो उसको उत्साहित करती, हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, लर्निंग में अपना इंटरेस्ट बढ़ाए, वो उसकी मदर भी इनकरेज करती। सी टुक हिम ऑन ट्रिप, वो उसको ट्रिप यात्राओं पर ले जाती। बॉट हिम टेलीस्कोप, उसको टेलीस्कोप खरीद के देती, यानी कि दूरबीन, और माइक्रोस्कोप खरीद के देती, यानी कि सूक्ष्मदर्शी जो छोटी चीज़ों को देखती, इंसेक्ट वगैरह को। कैमराज देती। माउंटिंग मटेरियल्स का मतलब है पहाड़ों पर चढ़ने के औजार। एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे उपकरण भी देती। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और वो कई दूसरी तरह से भी एब्राइट की जो हेल्प करती थी उसकी मदर। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, और उसकी मदर ने एक बार कहा कि मैं उसकी अकेली कंपेनियन, मैंने साथी थी, अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने मतलब स्कूल शुरू नहीं किया। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम
फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद उसकी मदर उसके लिए फ्रेंड्स हैं वो ढूंढ करके, यानी कि उसके लिए फ्रेंड जो है घर पर लाती बच्चों को। बट एट नाइट, परंतु रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम ही चीज़ें इकट्ठा करते थे, यानी कि इकट्ठे काम करते। क्या करते? रिची वाज माई वोल लाइफ, रिची रिचर्ड ब्राइट रिचर्ड का शॉर्ट नेम है। रिची वाज माई वोल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची है थर्ड ग्रेड में था तो उसके फादर हैं उन एक्सपायर हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद ये कहता है, उसकी मदर कहती कि रिची मेरा पूरा जीवन था, माई वोल लाइफ वही था। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट डाइनिंग रूम टेबल। शी, वो कहती है वह और उसका बेटा, स्पेंट ऑलमोस्ट में लगभग, एवरी इवनिंग हर शाम लगभग बिताते, एट द डाइनिंग रूम की टेबल पर, खाने वाला कमरा होता डाइनिंग रूम। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास कुछ चीज़ें ना होती, थिंग्स नहीं होती टू डू करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए काम ढूंढती। फाउंड मीन्स ढूंढना, पाना। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग, चीज़ों को सीखने का काम। हिज मदर सैड, उसकी मदर ने कहा। ही लाइक्ड इट, और वो उसे पसंद भी करता था ऐसे काम करना। ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और वो सीखा ही उसने। ही अर्नड टॉप ग्रेड इन स्कूल, उसने स्कूल के अंदर टॉप ग्रेड भी हासिल किया, यानी कि अच्छे मार्क्स लाया। ऑन एवरी डे, हर दिन, थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स। ऑन एवरी डे थिंग्स, यानी कि रोजाना, एवरी डे मैंने प्रत्येक दिन की, रोजाना की चीज़ों में, ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, हर एक दूसरे किड बच्चे की तरह, दूसरे बच्चों की तरह था वो भी। हिज मदर सैड, उसकी मदर ने कहा। बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, और जब तक वो सेकेंड ग्रेड में हुआ, सेकेंड क्लास में हुआ, एब्राइट एंड हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, और जब तक एब्राइट से रिचर्ड एब्राइट सेकेंड क्लास में हुए, तब तक वो क्या कर चुके थे? 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट कर चुके थे, यानी कि 25 प्रजातियां बटरफ्लाइज की फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके होम टाउन्स के आसपास जो मिलती थी। ये यहाँ पर बटरफ्लाइज की जो स्पीसीज़ के नाम दिए गए, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया के अंदर, रीडिंग जो पेंसिल्वेनिया का एरिया है वहाँ पर जो बटरफ्लाई की 6 वीक के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर जो बटरफ्लाई की स्पीसीज इकट्ठी की गई, ये उन सब के नाम हैं। ये इतने याद करने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. और उसने कहा, जब वो 25 स्पीसीज, रिचर्ड एब्राइट ने कहा कि जब वो 25 स्पीसीज़ जो बटरफ्लाई की कलेक्ट कर चुके थे ऑलरेडी, तो दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। तो वो कहते हैं कि ये प्रोबेबली मीन शायद, एक प्रकार के संभव ऐसा था कि ये मेरे बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एक प्रकार से एंड हो चुका था, मैं 25 तो कर चुका हूँ। बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। परंतु तब मेरी जो मदर ने मुझे क्या दी, एक गॉट मी ए चिल्ड्रन बुक, एक बच्चों की बुक दी, कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जो मोनार्क एक्स नाम की एक बटरफ्लाई थी उसकी यात्रा के बारे में, द ट्रैवल्स के बारे में। दैट बुक, वो बुक, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, और ये बुक जो हमें बताती थी कि हाउ मीन्स कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाई थी माइग्रेट करती, यानी कि जाती टू सेंट्रल अमेरिका की तरफ जाती है। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, इस बुक ने जो है उसके लिए क्या कर दिए, साइंस का वर्ल्ड ओपन खोल दिया, टू द ईगर माने उत्सुक यंग कलेक्टर के लिए, यानी कि जो एब्राइट थे, रिचर्ड एब्राइट अपने आप को एक यंग कलेक्टर भी मानते, चीज़ों को इकट्ठा करने वाला। एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के आखिर में, रीडर वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन,
और बुक के लास्ट में रीडर जो इसके पढ़ने वाले थे वो इनवाइट किए गए थे, यानी कि उनको कहा गया था कि वो बटरफ्लाई की स्टडी में, कि बटरफ्लाई की स्टडी है जो माइग्रेशन से, उनके माइग्रेशन इनके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उससे रिलेटेड जो स्टडी है उसमें हेल्प करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक, और देवर आस्क्ड ने कहा गया था टू टैग बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पर टैग लगाएं फॉर रिसर्च, खोज के लिए, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक, जो फ्रेडरिक जो है फ्रेडरिक ए थे, वो बटरफ्लाई की रिसर्च कर रहे थे, उनकी हेल्प के लिए उनको टैग लगाएं बटरफ्लाई को जिस किसी को मिले। उर्क्वार्ट्स ऑफ फ्रेडरिक ए उर्क्वार्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, जो कनाडा यूनिवर्सिटी के थे फ्रेडरिक ए उर्क्वार्ट्स जो प्रोफेसर्स, उन्होंने ये बुक लिखी थी और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी बटरफ्लाई जिसको मिले वो टैग लगाए उनको। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्क्वार्ट्स, एब्राइट की मदर ने डॉक्टर उर्क्वार्ट्स को लिखा, एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट adhesive tags to the wings of monarchs, और शून में जल्दी ही एब्राइट वाज अटैचिंग, एब्राइट जो अटैचिंग करने लगा लाइट एडहेसिव टैग्स, एडहेसिव मीन्स एक प्रकार से चिपकाना, जो टैग्स वो हल्के वो चिपकाने लगा मोनार्क जो बटरफ्लाई थी उसके विंग्स पर। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई, और जिस किसी को वो टैग लगी बटरफ्लाई फाउंड होती मिलती, वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्क्वार्ट्स, तो उनको कहा गया कि आप इस टैग को है बटरफ्लाई को पकड़ने के बाद डॉक्टर उर्क्वार्ट्स हैं उनके पास पहुंचा दें। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर, यानी कि गर्मियों की जो लेट समर तक चलता है बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का सीज़न, किसमें, रीडिंग एरिया, जो उनका पेंसिल्वेनिया के रीडिंग क्षेत्र में वो रहते थे, वहाँ क्या था जो 6 वीक तक जो है लास्ट गर्मी की ऋतु के आखिर में 6 हफ्तों तक जो है बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीजन चलता है। सी ग्राफ बिलो, नीचे ग्राफ भी दिया गया। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन, यदि आप बटरफ्लाई को एक के बाद एक एक करके उनका चेज करते हो, उनका पीछा करते हो, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो कैच वेरी मैनी, आपको वो ज़्यादा नहीं पकड़ सकते आप। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई, फ्लॉक होता झुंड, इसलिए नेक्स्ट स्टेप जो एब्राइट के लिए था वो क्या था, रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का वो एक फ्लॉक में झुंड को रेज करें, पालें। He would catch a female butterfly, female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle। वो क्या करता, he would catch a female monarch को, monarch जो बटरफ्लाई थी फीमेल उसको पकड़ता, take her eggs उसके अंडे लेता, and raise them in the basement, उनको अपने घर के बेसमेंट में पालता, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उसके पूरे जीवन के दौरान, लाइफ साइकिल का मतलब पूरे जीवन का चक्र। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, एग से जो बटरफ्लाई कैटरपिलर में चेंज होती, टू प्यूपा, उसके बाद प्यूपा, और प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई जो पूरी बटरफ्लाई बन जाती, यानी कि सबसे पहले एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, उसके बाद अडल्ट बटरफ्लाई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, और वो फिर बटरफ्लाई के विंग्स को, पंखों के ऊपर टैग लगाते, एंड लेट देम गो, और उन्हें जाने देते, फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक हिज बेसमेंट वाज होम टू 1000 ऑफ मोनार्क्स, जो कई सालों तक जो उसके घर का बेसमेंट है वो हज़ारों मोनार्क्स जो बटरफ्लाईज थी उनका घर बन गया, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस पे, कोई यानी कि छोटी थी, प्यूपा थी, कोई जैसे अडल्ट बन चुकी थी, कोई कैटरपिलर थी, ऐसे। तो ये यहाँ पर देख रखा है चार्ट, नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टेड इन 6 वीक्स में कितनी बटरफ्लाई और कौन सी की गई, जैसे गॉसमर विंग्ड है, वुड नेम्स एंड सटायर्स है, ब्रूस फुटेड है, ये चार्ट दिया गया उसने किस वीक में कितनी बटरफ्लाइज कलेक्ट की। इवेंचुअली यानी कि आखिर में, आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, तो एब्राइट कहते हैं कि मेरा जो है बटरफ्लाई कलेक्टिंग में
जो है टैग करने के अंदर बटरफ्लाई को इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने लगा, लूज होने लगा। इट इज़ टेडियस यानी कि नीरस था, एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक, और अच्छा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था, यानी कि बटरफ्लाई टैगिंग का जो काम कर रहे थे उससे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा था। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, पूरा समय यानी कि कई सालों तक जो इसने बटरफ्लाई टैगिंग का काम किया, ही लाफ्ड, वो हंसते हैं, ओनली 2 बटरफ्लाई आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, केवल जो उसने बटरफ्लाई जितने कई सालों तक जो टैग लगाए, केवल 2 बटरफ्लाई ही रिकैप्चर्ड हुई, पकड़ी गई दोबारा से, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो कहते हैं कि वो भी 75 मील 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं पकड़ी पहुंची जहां पर मैं रहता था उससे, यानी उनका जो पेंसिल्वेनिया का एरिया था रीडिंग का, वहाँ से जो उसने टैग लगाए 2 बटरफ्लाई पकड़ी गई, और वो भी 75 मील की दूरी पर ही। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. तब वो 7th ग्रेड 7th क्लास में हो तो उनको हिंट मिला, यानी कि एक प्रकार का हिंट होता है, एक प्रकार का इशारा मिला कि वास्तविक रियल साइंस क्या है। वैन ही इंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, में एक काउंटी के जो साइंस का जो मेला लगा था, फेयर था, उसमें उन्होंने एंटर किया, एंड लॉस्ट, और हार गए। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू शिट देयर, और उनके लिए वहाँ पर बैठना एक रियली मैंने वास्तव में सैड फीलिंग थी, एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, और उनको वहाँ पर कुछ भी गेट एनीथिंग कुछ नहीं मिला, वाइल जबकि एवरीबडी जो और कोई थे एल्स हैड वॉन समथिंग, यानी कि उस काउंटी फेयर में भाग लेने पार्टिसिपेट करने वाले कुछ न कुछ जरूर जो प्राइज मिला। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, फ्रॉग के जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्लाइड जो के ऊपर जो उन्होंने स्लाइड दिखाई थी, उसकी एंट्री, उसने फ्रॉग के टिश्यू की जो स्लाइड दिखाई थी वो टॉपिक था। विच ही शॉट, जो उसने दिखाया अंडर ए माइक्रोस्कोप, और वो फ्रॉग के टिश्यू उन्होंने, मेंढक के टिश्यू है वो एक माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से दिखाए। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, जो विनर थे, विजेता थे, उन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया था, रियल मीन्स वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने के, प्रयोग करने की उन्होंने कोशिश की थी। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, उन्होंने नीट मैंने साफ सुथरा केवल डिस्प्ले में दिखाया ही नहीं, यानी कि रिचर्ड एब्राइट ने तो जो फ्रॉग टिश्यू की जो स्लाइड्स हैं वो स्लाइड्स पर दिखाए थे, जो फ्रॉग टिश्यूज़ के टिश्यूज़ के बारे में जो है, और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने वहाँ पर रियल एक्सपेरिमेंट किए थे। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द एंट्री ऑफ द रिचर्ड एब्राइट एंड अदर पार्टिसिपेंट्स। ऑलरेडी द कम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट के अंदर पहले ही कॉम्पिटिटिव का मतलब मुकाबला करने की, प्रतिस्पर्धा की, स्पिरिट मीन्स का आत्मा होता है एक प्रकार से, यानी भावना, उसके दैट ड्राइव्स जो उसके अंदर मतलब थी, वाज अपीयरिंग, वो एक प्रकार की अपीयरिंग यानी कि प्रकट हो रही थी, अपीयर मीन्स प्रकट होना। आई न्यू, मैं जानता था, दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, अगले साल के फेयर मेले में, आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड, रिचर्ड एब्राइट ने कहा कि मैं समझ गया, मैं जानता था कि मुझे नेक्स्ट ईयर के फेयर में आई हैव टू डू, मुझे कुछ करना पड़ेगा, रियल एक्सपेरिमेंट, असली प्रयोग करना पड़ेगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क, और जिस सब्जेक्ट को वो सबसे ज़्यादा जानता था बचपन से ही, इंसेक्ट वर्क, जो इंसेक्ट वैसे कीड़े मकोड़े होते हैं उन पर काम करना है, इनके बटरफ्लाई के बारे में वो बचपन से ही उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करता आ रहे थे वो। आई हैड बिन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर, ये कहता है, यहाँ कह भी रहा कि मैं पिछले कुछ सालों से जो है यही काम करता रहा था इंसेक्ट वाला ही। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्क्वार्ट फॉर आइडियाज़, इसलिए उसने डॉक्टर उर्क्वार्ट्स को है ना कुछ आइडियाज़ के लिए लिखा कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट के आइडिया दो, मैं कैसे क्या करूं। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट, और बदले में उनको क्या मिला, वापस क्या मिला, एक क्या आया, स्टैक में एक भंडार, एक प्रकार से काफ़ी
सारे उसको आइडियाज़ मिल गए, सजेशन मिले एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उनको काफ़ी सारे स्टैक में एक प्रकार का भंडार यानी कि काफ़ी सारे ग्रुप में सजेशन मिल गई। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल, और उन इतने सारे आइडियाज़ ने एब्राइट को ना उसके हाई स्कूल के दौरान बिजी रखा। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और जो उसको प्राइज प्रोजेक्ट के लिए यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बदले में प्राइज़ मिले, इन काउंटी फेयर में भी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी ऐसे उसको आइडियाज़ मिल गए। उन पर काम करके वो काउंटी फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में जो प्राइज़ जीत सकता था। फॉर हिज 8th ग्रेड, जब वो 8th क्लास में हुए, 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. फॉर हिज 8th ग्रेड में प्रोजेक्ट, 8वीं क्लास का जो उसका प्रोजेक्ट था, एब्राइट ने ट्राई किया टू फाइंड द कॉज, एक कारण ढूंढने का, ऑफ ए वायरल डिजीज, एक वायरल बीमारी जो क्या होती थी, दैट किल, जो मार देती थी। वायरल डिजीज होती जो एक मतलब लिविंग बीइंग से दूसरे में चली जाती है। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर, जो मोनार्क जो बटरफ्लाई थी उसके कैटरपिलर्स को वो मार देती थी। जो वायरल डिजीज एवरी फ्यू ईयर, मतलब हर एक मतलब कुछ सालों में है। एब्राइट थॉट, एब्राइट ने सोचा, द डिजीज माइट बी कैराइड बाई बीटल्स, और वो एब्राइट ने सोचा कि ये डिजीज है किससे, एक बीटल के द्वारा, जो बीटल इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा ये कैरी की जाती, ले जाई जाती है, फैलाते हैं। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उसने कोशिश की कि कैटरपिलर्स को है ना बीटल्स की प्रेजेंस में, उपस्थिति में पालें, यानी कि कैटरपिलर को और जो है बीटल्स को साथ साथ उन्हें रेज किया, पाला। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, और उनको इस मामले में रियल मैंने वास्तविक रिजल्ट नहीं मिले, यानी कि कुछ अच्छी सफलता नहीं मिली। ही सेड, उसने कहा, बट आई वेंट अहेड, परंतु मैं और आगे गया, एंड शोड, और दिखा, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने कम से कम एक्सपेरिमेंट तो किया, दैट दिस टाइम आई वॉन, और इसलिए इस बार मैं जीत गया, यानी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इतना सक्सेस नहीं रहा। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। उसकी नेक्स्ट ईयर जो साइंस फेयर में उनका क्या प्रोजेक्ट था, वाज टेस्टिंग, टेस्ट करना, द थ्योरी, ये सिद्धांत, दैट जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती, नकल करती हैं। द थ्योरी वाज दैट, और उनका सिद्धांत यह था, वॉइसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स, वॉइसरॉय जो बटरफ्लाई हैं मोनार्क जैसी दिखती हैं, बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड, पक्षियों को जो मोनार्क बटरफ्लाई का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो है, और वॉइसरॉय का जो टेस्ट अच्छा लगता है, और वो मोनार्क को ये बर्ड्स वगैरह हैं जो स्पैरो चिड़िया वगैरह खाती नहीं। वॉइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, बर्ड्स के लिए ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ जो वॉइसरॉय है उसका गुड टेस्ट होता है, टेस्ट में वो अच्छी होती है खाने में। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए वो जितनी ज़्यादा मोनार्क बटरफ्लाई जैसी दिखेगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, इसीलिए वो कम से कम, लेस लाइकली दे आर टू बिकम, वो कम से कम बनेंगी बर्ड माने पक्षियों का, डिनर मीन्स वे खाना, यानी कि शाम का खाना। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी, एब्राइट का प्रोजेक्ट था ये उसका प्रोजेक्ट में क्या देखना था, वेदर इनफैक्ट, क्या वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, बर्ड्स जो हैं मोनार्क को खाते हैं। ही फाउंड, उसने पाया, दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, जो उसने ये ज़रूर पाया, उसने एक्सपेरिमेंट में, एक स्टारलिंग एक चिड़िया होती है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, वो आम जो बर्ड है ना उनका खाना नहीं खाती। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, और ये सारी मोनार्क को ही खाती है जितनी उसको अगर उसको मिल जाए, इट कुड गेट, प्राप्त हो जाए तो। एब्राइट शेड लेटर, एब्राइट ने बाद में कहा, रिसर्च बाय अदर पीपल, जो दूसरे लोगों की रिसर्च थी, शोड दैट वॉइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क,
वो क्या थी, वो अदर पीपल शोड दिखाती थी दैट वॉइस रॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, शायद वॉइस रॉय है जो मोनार्क की कॉपी करती, नकल करती है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी, और ये जो है जूलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर इस प्रोजेक्ट को है जो फर्स्ट प्लेस मिला, पहला स्थान मिला जूलॉजी डिवीजन के अंदर, जीव विज्ञान विभाग में। एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और जो पूरा काउंटी साइंस फेयर था उसके अंदर उसको थर्ड प्लेस मिला। और जूलॉजी डिवीज़न के अंदर जो उन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई वॉइसरॉय बटरफ्लाई हैं वो मोनार्क को कॉपी करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी डिवीज़न में। इन हिज सेकेंड ईयर इन द हाई स्कूल के उसके सेकेंड ईयर दूसरे साल में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च, उसने एक रिसर्च शुरू कर दी दैट लीड टू हिज डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हॉर्मोन्स, दैट लेड टू, जो क्या थी उसकी, उसको ले जाती थी, लेड करती थी हिज डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अननोन इंसेक्ट का हॉर्मोन्स के बारे में थी, जो अननोन अनजाना जो इंसेक्ट का हॉर्मोन्स था। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ ए सेल, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप में इट आल्सो लीड, ये एक लीड करती थी, लेड करती, ले जाती थी टू हिज न्यू थ्योरी, उसकी न्यू थ्योरी की ओर, ऑफ द लाइफ ऑफ ए सेल, एक शेल के लाइफ के बारे में थी। जो रिचर्ड एब्राइट जो है जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स एक प्रकार की मतलब आदमी के अंदर मतलब मिलने वाले जो आदमी की जीन्स के बारे में, और हार्मोन जो उसकी मेल फीमेल होने में जो हेल्प करते हैं ना, उनको बोलते हैं। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, और द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, और जिस क्वेश्चन का उसने आंसर देने की कोशिश की, ट्राई की, वो सिंपल था। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट ऑन ए मोनार्क प्यूपा, एक मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्यूपा होता है उसके ऊपर क्या होता है, क्या उद्देश्य, व्हाट इज़ द पर्पल, क्या उद्देश्य ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट, गोल्ड सुनहरे कलर के छोटे स्पॉट्स का मतलब निशान होते हैं जो किसके ऊपर, मोनार्क प्यूपा के ऊपर, और वो कितने होते हैं, छोटे छोटे 12 होते हैं। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंटल, हर एक ये सोचता था जो मोनार्क प्यूपा पर जो ये 12 जो एक प्रकार के चकते निशान होते हैं, ये क्या है, स्पॉट्स का मतलब जो निशान थे जस्ट ऑर्नामेंटल, यानी कि उसकी सजावट के लिए था, कि ऐसे ही हैं, बस सजावट को बढ़ाते हैं। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर क्वाड डिडंट बिलीव इट, परंतु एब्राइट ने कहा कि डॉक्टर क्वाड हैं इस बात के अंदर विश्वास नहीं करते थे कि ये उसकी प्यूपा की ऑर्नामेंटल यानी कि ब्यूटी बढ़ाने के लिए होते हैं। टू फाइंड द आंसर, जवाब ढूंढने के लिए, एब्राइट एंड द अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, एब्राइट ने और उसके साथ एक दूसरे बहुत अच्छे साइंस के स्टूडेंट थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, उन्होंने पहले एक डिवाइस बनानी थी, कोई ऐसा यंत्र बनाना था, दैट शोज, जो दिखाए दैट द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, जो ये है स्पोर्ट्स हैं, वो 12 स्पोर्ट्स हैं प्यूपा के, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या मतलब पैदा कर रहे हैं, हॉर्मोन्स मतलब एक प्रकार के जैसे बॉडी में से निकलते हैं मेल फीमेल के, वो हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस करते हैं, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, और ये हॉर्मोन्स हैं जो बटरफ्लाई की जो फुल डेवलपमेंट, उसके पूरे विकास के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, जो उन 12 स्पॉट्स के अंदर होते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्यूपा होता है उसके अंदर। दिस प्रोजेक्ट वाज
दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। और इस प्रोजेक्ट ने जो है एब्राइट को काउंटी फेयर था जो उसके अंदर फर्स्ट प्लेस उन्होंने जीता। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उन्होंने एक एंट्री भी मिल गई, प्रवेश मिल गया किसमें, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर मेला था उसमें। देर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और जो इंटरनेशनल साइंस फेयर और एंड इंजीनियरिंग में उसने जो कौन सा स्थान जीता, थर्ड प्लेस जीता जूलॉजी में, यानी कि जीव विज्ञान में, जूलॉजी। ही आल्सो यस, तो उन्हें जो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी में, प्राणी विज्ञान में। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, उन्हें एक चांस, मौका में मिल गया काम करने का ड्यूरिंग द समर, गर्मी के छुट्टियों के दौरान, गर्मियों के अंदर, एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, जो कीट विज्ञान से संबंधित लैब थी, प्रयोगशाला थी, ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और वो किसकी थी लेबोरेटरी, वाल्टर रीड आर्मी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की, एज ए हाई स्कूल जूनियर। और जब वो हाई स्कूल में एक जूनियर थे, रिचर्ड एवराइट कॉन्टिन्यूड यानी कि लगातार लगे रहे, हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, उसके एडवांस माने एक ऊंचे आगे के लेवल के प्रयोग में, ऑन द मोनार्क पीपा, और मोनार्क पीपा पर वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इस बार उसके प्रोजेक्ट ने जो इंटरनेशनल साइंस फेयर था उसमें फर्स्ट प्लेस, पहली स्थान जीता, पहला स्थान। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और इस वजह से उनको एक अनदर चांस, दूसरा मौका मिल गया, आर्मी लेबोरेटरी थी उस गर्मी के यानी कि ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में जो है वो फिर से काम करने के लिए उनको एंटोमोलॉजी जो लेबोरेटरी थी उसमें फिर से काम करने का मौका मिल गया। इन हिज सीनियर ईयर्स, और जब वो सीनियर हो गए यानी कि अगली मतलब जैसे नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो पहले वाले जो है सीनियर बन जाते हैं। ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वो एक कदम आगे और गए। ही ग्रू सेल फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, उन्होंने सेल पैदा कर दी, कहाँ से, फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, एक मोनार्क बटरफ्लाई उसकी विंग पंख से, इन एक कल्चर एंड शोड, और एक कल्चर के अंदर एंड शोड और दिखाया दैट द शेल वुड डिवाइड, कि शेल है ना डिवाइड बट जाती हैं, एंड डेवलप विकसित होती हैं, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। तो वो क्या कहते हैं, मोनार्क ही ग्रू शेल फ्रॉम ए मोनार्क विंग, से उसने शेल ग्रो की, बढ़ाई, इन ए कल्चर होता है मतलब एक ऐसा वातावरण जिसमें टेस्टिंग किए जाते हैं, टेस्ट करना बार बार, एंड शोड और दिखाया दैट द शेल, जो शेल है वुड डिवाइड हो जाती हैं, एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और नॉर्मल बटरफ्लाई वो में बन जाती हैं, बाद में डिवाइड होकर उनका विकास हो जाता है। बटरफ्लाई विंग्स, नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली इफ़, यानी कि नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स के स्केल्स में बन जाते हैं के रूप में वो डेवलप हो जाता है उनका, कब, ओनली इफ़ दे वर फेड, यदि उनको खिलाया जाए, द हार्मोन खिलाए जाएँ फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, जो पुपा के जो गोल्ड स्पॉट आते हैं 12, उनमें से हार्मोन खिलाए जाएँ तो उनकी जो विंग्स हैं बटरफ्लाई की वो नॉर्मल की तरह ग्रो कर जाती हैं। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर मेले के अंदर इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी में, जीव प्राणी विज्ञान में फर्स्ट प्लेस जीता। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसने ही स्पेंड अपनी गर्मियाँ बिताई आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन BA की पढ़ाई के बाद, डूइंग फर्दर वर्क, आगे उसने काम किया, एट द आर्मी लेबोरेटरी में किया,
एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता है कृषि, जो यूएस डिपार्टमेंट की कृषि डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी थी उसमें भी काम किया समर सीजन के दौरान, गर्मियों में। द फॉलोइंग समर, अगली गर्मी में, गर्मी की ऋतु में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो फ्रेशमैन थे, यानी कि अब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले चुके थे, फ्रेशमैन थे। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एब्राइट है फिर से बैकमिल वापस गए किसमें, लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, यानी कि प्रयोगशाला थी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स पर जो उन्होंने और ज़्यादा काम किया। फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, जो गोल्ड स्पॉट होते प्यूपा के उनसे। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर्स। और जो लैब के जो सोफिस्टिकेटेड होता, वैसे बहुत महंगे या मॉडर्न आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट थे, औजार थे, ही उनकी सहायता से ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई, वो पहचानने में योग्य हो गया, एबल हो गया, द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, जो हॉर्मोन्स का केमिकल रासायनिक बनावट स्ट्रक्चर, वे कैसे हार्मोन बनते हैं, क्या क्या है उनके अंदर, वो उन्होंने पता लगा लिया। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, यानी कि 1 साल और आधा, यानी कि 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, उसके जूनियर जो जब वो जूनियर थे उस साल के दौरान, एब्राइट गोट द आइडिया, एब्राइट को यह आइडिया मिला फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ के जीवन के बारे में, जो उसकी थ्योरी थी, सिद्धांत था, उसके बारे में एक ये आइडिया मिला। इट केम वाहिल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे, और ये आइडिया इसके दिमाग में सेल लाइफ का जो आइडिया था, और सेल के जीवन का, सेल में होती मतलब कोशिकाएं, उनके जीवन का, सेल के लाइफ का, सेल के अंदर भी लाइफ होता, जीवन होता है, ये आइडिया उनको कब मिला, इट केम वाइल, वो तब मिला, ही वाज लुकिंग एट एक्सरे, जब वो एक एक्सरे को देख रहे थे। एक्सरे होते जैसे हमारी बॉडी फ्रैक्चर में बोन वगैरह हड्डियाँ टूट जाती तो डॉक्टर जो एक्सरे करता है, एक्सरे फोटो देख रहे थे ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, जब वो एक एक्सरे के अंदर है ना हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर, उसका रासायनिक बनावट देख रहे थे, तब उनको सेल लाइफ के बारे में पता लगा। वैन ही सा दोज फोटोज, जब उन्होंने इन फोटोज़ को देखा, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट चिल्लाए नहीं, यूरेका, यूरेका एक प्रकार की ऐसी वर्ड होता है जो हम खुश होकर बोलते हैं, कई बार हम कोई अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। और इवन आई हैव गॉट इट, और ना ही उसने ये कहा कि आई हैव गॉट इट, मैंने ये पा लिया है, बट ही बिलीव्ड, परंतु विश्वास करते थे, दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग, उसकी जो फाइंडिंग है, जो उसने ढूंढा उसके साथ, अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, इंसेक्ट में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके हार्मोन्स के बारे में, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स। तो उसने अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में जो उन्होंने फाइंडिंग ढूंढा है, द फोटो गेव हिम, फोटो ने उसको दे दिया आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल, जीव विज्ञान की जो एक बहुत बड़ी पजल उलझन थी, उस फोटोज ने के थ्रू उसको उस जीव विज्ञान का बहुत बड़ा आंसर मिल गया कि सेल लाइफ के से रिलेटेड इन पजल्स। हाउ द सेल कैन रीड, हाउ द सेल कैन रीड, सेल जो कैसे रीड कर सकती है मतलब कोशिका, द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, उसके डीएनए के ब्लू प्रिंट्स को, एक ब्लू प्रिंट्स होता है खाका, यानी कि हर जीव के अंदर डीएनए होता है जो उसकी हेरिडिटी के लिए, उसके वंशानुक्रम में काम आता है। डीएनए से हम उसके बेकिस वंशानुक्रम का भी पता लगा सकते हैं। डीएनए इज़ द, जो डीएनए की वजह से ही है, जो हेरिडिटी की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है उसके आपस में जो ट्रेट्स हैं, गुण हैं, वो जाते रहते हैं। डीएनए इज ए सब्सटेंस, डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस पदार्थ होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, सेल के न्यूक्लियस का मतलब सेंटर, केंद्र में, दैट कंट्रोल हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी होती है वंशानुक्रम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ ए सेल, और ये डीएनए क्या डिटरमाइंस पक्का करता है, द फॉर्म, रूप एंड फंक्शन ऑफ ए सेल, यानी कि
कैसे सेल काम करेगी, जैसा डीएनए होगा ऐसे काम करेगी, और जैसा डीएनए होगा ऐसे उसकी बनावट होगी। यानी कि डीएनए अगर पेरेंट्स का, जैसे मान लो कई पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो उनके बच्चे भी लंबी हाइट के होते हैं, अगर छोटी है तो उनकी भी छोटी है। यानी कि डीएनए के द्वारा जो पेरेंट्स के गुण हैं वो बच्चों में जाते हैं। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इस प्रकार डीएनए है वो लाइफ का, जीवन का एक ब्लूप्रिंट है, खाका है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, जो एब्राइट और उसके कॉलेज के रूममेट थे, रूम में रहने वाले जेम्स आर वोंग, जो जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट, उन्होंने सारी रात वो काम करते, ड्राइंग पिक्चर ड्रॉ करते बनाते, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल, प्लास्टिक के मॉडल कंस्ट्रक्ट करते बनाते, ऑफ मॉलिक्यूल्स, परमाणुओं के, टू शो, दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये कैसे हो सकते हैं, सेल के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी, और टुगेदर उन्होंने इकट्ठा, दे रोट बाद में दे रोट द पेपर, उन्होंने एक पेपर लिखा, इनके एक लेख लिखा, कागज़ लिखा, दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने पूरी थ्योरी है, जो सिद्धांत है वो एक्सप्लेन किया, बताया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, जो हैरानी की बात है जो कोई भी उसे नहीं जानता था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, जो रिचर्ड एब्राइट ने ग्रेजुएट यानी कि अपनी बीए की पढ़ाई वो पूरी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, विद हाईएस्ट ऑनर, बड़े ज़्यादा सम्मान के साथ। सेकंड इन हिज क्लास, और वो क्लास में सेकंड आए, और उसकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 1510 स्टूडेंट्स थे, उनमें वो सेकंड आए। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और एब्राइट फिर कहाँ चले गए, वेंट टू बिकम ए ग्रेजुएट बनने के लिए, कहाँ पर, स्टूडेंट एक रिसर्च खोज करने वाले स्टूडेंट के रूप में, रिसर्चर के रूप में, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में चले गए। देर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, उसने वहाँ पर अपनी थ्योरी को टेस्ट से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू कर दिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि उसकी थ्योरी, उसका सिद्धांत सही, करेक्ट मैंने सही सिद्ध होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी कि सेल का लाइफ अगर समझ में आ जाता है तो सेल का लाइफ कैसे होता है, तो वो क्या हो जाए, एक बिग स्टेप, एक बड़ा कदम हो जाएगा, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, समझने में, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया, कैसे जीवन चलता है। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, और ये नए आइडियाज़ भी देगा, लीड का मतलब नित्य तो करना, इनके नए आइडियाज़ प्रदान करेगा। फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, सम टाइप मैंने कई प्रकार की, कैंसर को प्रिवेंट मीन्स रोकने में, एंड अदर डिजीज, और दूसरी डिजीज को, बीमारियों को भी रोकने में हेल्प करेगा। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है, एब्राइट यानी कि एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, वैज्ञानिक जो जिज्ञासा थी उसके अंदर, उसकी वजह से। हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of the sports of a monarch pupa eventually led him to his theory about a shell life, और हिज हाई स्कूल में थे जब एक रिसर्च में, into the purpose of the sports, उनका उद्देश्य क्या था हाई स्कूल के अंदर रिसर्च करने का, क्या पर्पज़ था, ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ ए मोनार्क प्यूपा के पर जो 12 स्पोर्ट्स जो चकते होते हैं, निशान होते हैं, इवेंचुअली आखिर अंततः लेड हिम, उसको ले गए, टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उसकी जो सेल की लाइफ, कोशिका का जीवन से रिलेटेड जो थ्योरी लास्ट में प्रोड्यूस की, लोगों को दी, उसकी तरफ ले गए। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट हैं, हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस में इंटरेस्टेड, रुचि थी उनकी, सिंस तब से ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, जब उसने पहले बटरफ्लाई को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना शुरू किया, बट नॉट सो डीपली, परंतु इतने गहरे तौर पर उनकी इंटरेस्ट, रुचि नहीं थी साइंस में, दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, क्योंकि ही हैज़ंट टाइम, उसके पास टाइम नहीं था, फॉर अदर इंटरेस्ट, दूसरे इंटरेस्ट जो उसकी दूसरी रुचियाँ थी, मतलब उनमें भी वो लगा रहता था, उनकी वजह से उसके पास इतना टाइम नहीं था।
एब्राइट आल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर, वो एक चैम्पियन का मतलब विजेता, डिबेट का मतलब वाद विवाद करने वाले भी बने थे। एंड ए पब्लिक स्पीकर, और लोगों के अंदर बोलने वाले एक अच्छे वक्ता भी थे। एंड ए गुड कैनोइस्ट, कैनोइस्ट होती है एक पतली नौका जो आगे से जो नौका की दौड़ वगैरह में यूज़ की जाती है, वो कैनोइस्ट भी अच्छे से चलाते थे। एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन्स, और वो ऑल अराउंड एक मतलब ऑल राउंड बोलते हैं जो हर क्षेत्र के अंदर मतलब आगे हो, आउटडोर पर्सन्स थे एक प्रकार के, वो बाहर रहने वाले जो व्यक्ति। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट मीन्स निपुण फोटोग्राफर भी थे। पार्टिकुलरली ऑफ नेचर, विशेष तौर पर नेचर प्रकृति के फ़ोटो खींचते थे। एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और वैज्ञानिक जो एग्जिबिट का मतलब प्रदर्शनी या दिखाना जो है। इन हाई स्कूल के अंदर रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के अंदर वो एक सीधे साधे स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना आसान था उनके लिए। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब। तो ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उसने अपनी काफ़ी सारी एनर्जी, टर्न मीन्स मोड़ दी, टुवर्ड्स किसकी ओर, द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब के अंदर डिबेट करने में और मॉडल वगैरह बनाने में। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और उसे वहाँ कोई मिल गया, समवन माने कोई मिल गया, टू एडमायर उसकी प्रशंसा करने के लिए, रिचर्ड ए वेरर। और कौन थे वो जो एब्राइट की प्रशंसा एडमायर करते थे, रिचर्ड ए वेरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर, उनकी SST सामाजिक विज्ञान के टीचर। एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और वो दोनों क्लब्स को जो उसको एडवाइस भी उन्होंने ही किया था, जो दोनों क्लब के अंदर जाओ डिबेटिंग ये एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब के अंदर। मिस्टर वेयर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और वो कहते हैं ब्राइट के मिस्टर वेयर मेरे लिए परफेक्ट माने पूर्ण यानी कि निपुण व्यक्ति थे मेरे लिए उस समय। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड, एब्राइट कहते थे उन्होंने मेरा माइंड खोल दिया, दिमाग खोल दिया न्यू आइडियाज़ के लिए, नए विचारों के लिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड, मिस्टर वेयर कहते हैं कि रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा में अलग से वो प्रयास एफर्ट करते थे। मिस्टर उसके टीचर कहते हैं वट प्लीज्ड मी वाज हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterfly and his other interest। और आगे क्या कहते हैं, what pleased me was, जो वो चीज़ मुझे खुश करती थी उनके बारे में क्या थी, here was this person, ये कैसे आदमी थे, who put in 3 or 4 hours, जो 3 या 4 घंटे मतलब लगाते एट नाइट रात को, डूइंग डिबेट रिसर्च, डिबेट वाद विवाद से संबंधित रिसर्च करने में 3-4 घंटे रात को लगाते। बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, डूइंग ऑल हिज रिसर्च, और अपनी सारी रिसर्च करते, खोज करते, विद बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई मीन तितलियों के बारे में, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और दूसरे इंटरेस्ट की अपने काम भी करते। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड है कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि जिसके अंदर मुकाबला करने की भावना हो। मिस्टर वेयर कॉन्टिन्यूड, मिस्टर वेयर उनके बारे में बताते आगे, बट नॉट इन ए बैड सेंस, परंतु बुरी भावना के साथ वो कॉम्पिटिटिव नहीं थे। बुरी भावना होती है भाई अपने लालच के लिए जीतना। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वर्णन किया, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, रिचर्ड का है इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी इन विनिंग, जीतने में, फॉर विनिंग सेक यानी कि जीतने के लिए ही जीतना है, यानी कि हर किसी न किसी हालत, हर किसी हालत में मुझे तो सिर्फ जीतना ही है, यानी कि नॉलेज की कोई परवाह ना हो, ऐसा व्यक्ति, और जो सिर्फ जीतना ही चाहता हो, ऐसे नहीं थे।
और विनिंग टू गेट ए प्राइज, ना वो किसी प्राइज के लिए जीतना चाहते थे रिचर्ड एब्राइट, रादर इसके अलावा ही वाज विनिंग, वो जीत रहे थे बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वो बेस्ट जॉब सबसे अच्छा काम करना चाहते थे, ही कुड जो वो कर सकते थे, वो सबसे अच्छा काम करना चाहते थे, इसलिए वो जीतना चाहते थे। फॉर द राइट रीजन, अच्छे कारण के लिए, ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वो अच्छे कारण के लिए सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द ingredients in the making of a scientist, and that is, और यही इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, एक इंग्रेडिएंट्स होता है, एक तत्व, एक मतलब एक प्रकार का तत्व है, पदार्थ है, इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए, यानी कि साइंटिस्ट को प्राइज विनिंग के लिए या फिर विनिंग सीख के लिए, केवल जीतने के लिए ही कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको क्या होना चाहिए, बेस्ट, अपना बेस्ट देने के लिए भाई मैं सबसे बेस्ट काम करूं, ये भावना होनी चाहिए। यही सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट का मतलब पदार्थ होता है, चीज़ होती है, जैसे इंग्रेडिएंट होती सामग्री एक प्रकार की। साइंटिस्ट स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, और जो क्या है फर्स्ट रेट का मतलब पहले दर्जे का दिमाग, उसके से शुरू हुए। एंड ऐड क्यूरियोसिटी, और उसके अंदर क्यूरियोसिटी मिक्स होनी चाहिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए कि उसके अंदर विल, इच्छा होनी चाहिए जीतने की, फॉर द राइट रीजन, अच्छे कारण के लिए। तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, दिमाग हो, क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासुपन हो, और मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, के अच्छे कारण के लिए जीतने की जो उसके अंदर एक भावना हो। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट के अंदर ये क्वालिटी थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ कम थी। फ्रॉम द टाइम, उस समय से, फ्रॉम द टाइम बुक, उस बुक के टाइम से, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जो मोनार्क एक्स की ट्रैवल मीन्स यात्राओं के बारे में, जो ये द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स किसने दी थी ये बुक, उसको चिल्ड्रन बुक थी, उसकी मदर ने उसको दी थी। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उसके लिए इस बुक ने साइंस की दुनिया खोल दी। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एब्राइट ने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में कभी भी, नेवर मीन्स कभी भी, जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, उसके अंदर जो साइंस से रिलेटेड जानने की जिज्ञासुपन था, वो कभी नहीं खोया। इनके पूरा जीवन वो साइंस के लिए ही एक्सपेरिमेंट करते रहे और साइंस के लिए जिए। So this is the end of the lessons, and if you like this video, please subscribe my channels and even this video too. Thank you.